अमेरिका की सियासत में एक बार फिर से तूफान उठ खड़ा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच का टकराव अब निजी हमलों की शक्ल ले चुका है। ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो एलन मस्क को अमेरिका से निर्वासित करने पर विचार करेंगे, तो उन्होंने बिना झिझक के ये कहा कि हाँ, हम इस पर जरूर विचार करेंगे। इतना ही नहीं, ट्रंप ने आगे ये भी जोड़ा कि एलन मस्क जो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वाहन इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी काफी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो भारत पाकिस्तान के बीच 20 से ज्यादा बार सीज फायर यानी मध्यस्थता की बात कर चुके हैं, लेकिन जब बात खुद की हो या फिर एलन मस्क जैसे और प्रभावशाली व्यक्ति की हो तो उनके तेवर बदल जाते हैं। टेस्ला, स्पेसएक्स और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म के मालिक एलन मस्क और ट्रंप के बीच ये जंग केवल विचारधारा की नहीं है। ये जंग अब सत्ता, प्रभाव और भविष्य की दिशा तय करने वाली है। एक सीधी भिड़ंत बन चुकी है। ट्रंप की धमकी न सिर्फ राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनी है, बल्कि टेक्नोलॉजी और बिजनेस की दुनिया में भी एक चिंता का कारण बन चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या यह संघर्ष महज बयानबाजी तक रहेगा या फिर अमेरिका की नीति और व्यापार जगत में इसका कोई असली असर देखने को भी मिलेगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है, ट्रंप खुद अपने भीतर एक सीज फायर की गुंजाइश रख पाएंगे। संयुक्त राष्ट्र पूरी तरह नाकाम हो चुका है और फिलिस्तीन में जो हर दिन हत्याएं हो रही हैं उसका कोई उदाहरण इतिहास में नहीं मिलता है। ये शब्द हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के। उन्होंने सीधे तौर पर पश्चिमी देशों पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बर्लिन, पेरिस, लंदन और वॉशिंगटन की सरकारें फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ इजराइल की हिंसा में शामिल हैं। मादुरो के मुताबिक ये सिर्फ चुप्पी नहीं बल्कि एक सक्रिय साझेदारी है मासूमों की हत्या में और पूरे एक राष्ट्र को खून में डुबोने में। वही संयुक्त राष्ट्र आज मूर्ख दर्शक बना हुआ है। न कोई प्रस्ताव, न कोई कार्यवाही और न ही कोई इंसाफ की उम्मीद। वेनेजुएला के राष्ट्रपति का ये बयान उस समय आया है जब गाजा में रोजाना बमबारी, भूख और नरसंहार जैसी खबरें सामने आ रही हैं और दुनिया के सबसे ताकतवर देश या तो खामोश हैं या इस हिंसा के साझेदार बने हुए हैं। अमेरिकी सीनेट में एक नया बिल पेश किया गया है जो रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों से आयात पर 500% तक का शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखता है। इस बिल को सीनेटर लिंडसे ग्राहम और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन प्राप्त है। इसे रूस एक्ट 2025 कहा जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य रूस की अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर अलग थलग करना है ताकि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध समाप्त करने का दबाव डाला जा सके। इस विधेयक में टैरिफ यानी आयात शुल्क को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। टैरिफ का मतलब होता है किसी विदेश से किसी वस्तु को अपने देश में लाने पर सरकार द्वारा लगाया गया अतिरिक्त कर। जब किसी देश से आयात होने वाले सामान पर अधिक टैरिफ लगाया जाता है तो उस वस्तु की कीमत खुदरा बाजार में बहुत बढ़ जाती है। इससे उस वस्तु की मांग घटती है और उस देश की बिक्री पर असर पड़ता है। भारत और चीन पर इस प्रस्तावित बिल का सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है क्योंकि ये दोनों देश रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदते हैं, करीब 70% हिस्सा। अब अगर ये बिल कानून बनता है तो भारत और चीन द्वारा अमेरिका को भेजे जाने वाले कई उत्पादों जैसे टेक्सटाइल्स, दवाइयां, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और आईटी सर्विसेज पर 500% तक का टैरिफ लगाया जा सकता है। इसका सीधा असर भारत के निर्यात पर पड़ेगा और अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पाद महंगे हो जाएंगे, जिससे उसकी बिक्री घटेगी और व्यापार को भारी नुकसान होगा। यह बिल इतना खतरनाक है कि खुद अमेरिकी विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि यह एक वैश्विक व्यापार युद्ध को जन्म दे सकता है। भारत, चीन, यूरोपीय संघ जैसे साझेदार देशों के साथ अमेरिका के संबंधों में खटास आ सकती है। यहाँ तक कि अमेरिका को खुद रूस से जो ऊर्जा और कच्चा माल मिलता है उस पर भी असर पड़ सकता है। बिल में एक प्रावधान ऐसा भी रखा गया है जिससे अतिरिक्त राष्ट्रपति को छूट दी गई है कि वो टैरिफ को स्थगित कर सकते हैं। लिंडसे ग्राहम का कहना है कि ट्रंप ने इस बिल को गोल्फ कोर्स पर चर्चा के दौरान आगे बढ़ाया था। यह बिल फिलहाल सीनेट के अगस्त अवकाश के बाद फ्लोर पर लाया जाएगा। मूल रूप से इसे मार्च में पेश किया गया था, लेकिन व्हाइट हाउस की लॉबिंग के चलते इसे कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। अब इसे 84 से ज्यादा सेनेटर्स का समर्थन प्राप्त है, जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के रिचर्ड ब्लूमेट जैसे नाम भी शामिल हैं, यानी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों एक साथ हैं। इस प्रस्ताव के पीछे जो रणनीति है वो ये है कि रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था का दम घोट दिया जाए। ग्राहम के शब्दों में ये एक हड्डी तोड़ने वाली रणनीति है, एक आर्थिक बंकर बस्तर की तरह जो पुतिन को यूक्रेन पर शांति वार्ता के लिए मजबूर कर सके। भारत जैसे देशों के लिए ये प्रस्ताव एक चेतावनी है। अगर भारत ने रूस से व्यापार जारी रखा तो अमेरिका के साथ उसका व्यापार बहुत बड़ी चोट झेल सकता है। ऐसे में अब ये भारत को तय करना होगा कि वो अपनी ऊर्जा जरूरतों और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के बीच संतुलन कैसे बनाए रखे। न्यूयॉर्क
तेल अवीव और नई दिल्ली में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, ममदानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ममदानी के बयान और उनके मुस्लिम होने को लेकर अमेरिका, इजराइल और भारत में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। इस विवाद की जड़ में उनका वो बयान है जिसमें उन्होंने फिलिस्तीन के मुद्दे पर अमेरिका और इजराइल की नीतियों की आलोचना की थी। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े कई नेताओं ने ममदानी को राष्ट्र विरोधी और आतंकवाद का समर्थन करने वाला बताया है। फॉक्स न्यूज पर एक डिबेट में ममदानी को उकसाने वाला प्रोफेसर कहकर उनके खिलाफ एक इंसल्टिंग कार्रवाई की मांग की गई थी। वहीं कुछ डेमोक्रेटिक नेताओं ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए कहा कि एक शिक्षावाद का काम सच्चाई को सामने लाना होता है, न कि सत्ता के आगे झुकना। इजराइल में ममदानी के विचारों को सीधा यहूदी विरोधी बताया गया है। यरूशलेम पोस्ट ने अपने एक संपादकीय में ममदानी को मुस्लिम पहचान से ग्रस्त और पश्चिमी मूल्यों के खिलाफ करार दिया है। वहीं इजरायली डिफेंस फोर्सेस से जुड़े एक पूर्व अफसर ने ट्वीट कर कहा है कि ममदानी जैसे लोग एकेडमिक संस्थानों का इस्तेमाल करके इजराइल के खिलाफ जहर फैला रहे हैं। भारत में मामला और भी दिलचस्प है। दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़ी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ममदानी को जिहादी प्रोफेसर कहकर ट्रेंड कराया गया। कई लोगों ने कहा कि ममदानी जैसे लोग भारत के खिलाफ भी बोलते हैं और इन्हें अमेरिका जैसे देश पर मंच मिलता है। वहीं कुछ उदार विचारधारा से जुड़ी शक्तियों ने ममदानी का समर्थन किया। प्रसिद्ध लेखक अरुंधति रॉय ने अपने बयान में कहा कि ममदानी पर हमला केवल उनके विचारों पर नहीं है बल्कि उनकी मुस्लिम पहचान पर भी है। कुछ लोग ममदानी को अमेरिका का नया एडवर्ड सईद बता रहे हैं तो कुछ लोग उन्हें आतंक के समर्थन में खड़ा हुआ विद्वान कह रहे हैं। इसी बीच खुद ममदानी ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि मेरी मुस्लिम पहचान मेरे तर्कों की वजह से नहीं है बल्कि मेरे तर्कों की परीक्षा तथ्य और मानवाधिकारों के आधार पर होनी चाहिए। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर सच कहना अपराध है तो मुझे अपराधी मान ले। फिलहाल इस बहस का अंत होता दिखाई नहीं दे रहा है। तीन देशों की राजनीतिक, धर्म और पहचान से जुड़ी ये बहस सिर्फ ममदानी की नहीं बल्कि उन तमाम आवाजों की है जो सत्ता के खिलाफ बोलने का साहस रखती है। दोनों नेता मिलकर मध्य पूर्व को फिलिस्तीनी कारणों पर निर्भरता से मुक्त कर सकते हैं। स्मोट्रिच ने स्पष्ट रूप से एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के विचार को खारिज करते हुए उसे आतंकवादी राज्य बताया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल किसी भी स्थिति में भूमि को विभाजित करने या फिलिस्तीनियों को क्षेत्र देने के लिए सहमत नहीं होगा। अपने बयान में उन्होंने फिलिस्तीनी मुद्दों को राजनीतिक शुद्धता से फैलाए गए सबसे बड़े झूठों में से एक कहा है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की भी तारीफ की और कहा कि ट्रंप ने पहले भी इस प्रकार के झूठों को उजागर करने का साहसिक कदम उठाया है। स्मोट्रिच ने दावा किया है कि ट्रंप और नेतन्याहू दोनों चीजों को एक ही नजर से देखते हैं और उनके बीच साझा राजनीतिक दृष्टिकोण है। इस पोस्ट के जरिए स्मोट्रिच ने न केवल फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता को खारिज किया बल्कि एक बार फिर स्पष्ट किया कि इजराइल की वर्तमान सरकार दो राज्य समाधान के विरोध में खड़ी है।